हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपके सारे ही पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर करवाने वाले हैं। जितने भी अंतर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे ही पूरी बुक के हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड बहुत ही करीब आने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। तो आपके यूपी बोर्ड के जो पेपर हैं, उसमें आपका जो बायो का पेपर, उसमें 6 से 7 दिन का आपका गैप है। तो आप आराम से बायो या मैथ में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो बायो वाले जितने भी हैं, आप टेंशन ना लीजिए, बायो के थ्रू आप अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि बायो में आपके 7 दिन हैं। तो आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपने शुरू से बायो पढ़ी है। और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल बायो नहीं पढ़ी है, तो वो जो भी आपको जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो उस पर आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं, सारे सॉल्व कीजिए और अभी से ही आप बायो को 2 से 3 घंटे दीजिए। आप आराम से, ज़्यादा नहीं, अगर आप रोज़ 1 से 1.5 घंटा देंगे तो आप आराम से बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बायो में इतना टफ नहीं होता। आराम से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल बायो नहीं पढ़ी है, उनके लिए वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और रोज़ अपने बायो को 1 से 2 घंटा दीजिए। तो इसमें हम आज पूरी बुक के आपको इम्पॉर्टेंट अंतर कराने जा रहे हैं, जो कि अंतर आपके 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। या तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे, या तो आपके 4 नंबर में पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये अभी नहीं, ये आपको दिख रहा हो कि ये 18, ये बहुत बार पूछा। ये पिछले साल यूपी बोर्ड 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रूण कोश का जो पहला पॉइंट है, उसमें क्या लिखा है? यह आवृत्त बीजी पौधों का मादा युग्मो विभद विद यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। युग्म को विद होता है, वो किससे बनता है? गुरु बीजाणु से बनता है। और भ्रूण कोश में यही होता है। भ्रूण कोश में क्या होता है कि यह आवृत्त बीजी पौधों में त्रिस मेकन मतलब ट्रिपल फुशन से बनता है। मतलब इसमें एक ही बीजाणु होता है, मतलब, और इसमें कितने होते हैं? ट्रिपल, 3 ट्रिमेशन, तभी से बोलते क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, से निर्मित होने वाले भ्रूणपोष केंद्रित से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? भ्रूणकोष केंद्रित से विकसित होते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिए, बहुत ही इजी है। ये आपसे 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, यह जनन इकाई मादा को आश्रय देती है। किसे देती है? ये जनन इकाई मादा को आश्रय देती है। और ये एक पोषक ऊतक है। ये कैसा है? जो भ्रूण पोष है, वो पोषक ऊतक है, जो भ्रूण को विकास के समय अंकुरण या समय प्रदान करता है। क्या प्रकार प्रदान करता है? जो अंकुरण होता है, अंकुरण प्रदान करता है, या समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसका, भ्रूण कोश का, ये अगुणित होता है। ये क्या होता है? अगुणित होता है। ये त्रिगुणित होता है। ये त्रिगुणित होता है। ये ट्रिपल 3x होता है। अगर ये आपसे यूपी बोर्ड में, आपके यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया था कि त्रिगुणित, मतलब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बना था, पूछा गया था कि भ्रूण पोष में आवृत्त बीजियां पाई जाती है, तो क्या आपको आंसर लगाना है? त्रिगुणित। त्रिगुणित अगर 3x दे रखा हो तो 3x, या त्रिगुणित लिखा हो तो त्रिगुणित। ठीक है, तो ये था आपका भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है। इस वीडियो में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट अंतर लेके आए हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, हमने वो आपके नहीं, जो जब पूछे जाते हैं, भले वो आपके 23 में या 22 में पूछे गए, बट वो रिपीट हो सकते हैं। इसलिए जो हमें लगता है कि आपके यूपी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, वो हम आपके लिए इस वीडियो में सारे ही लेके आए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको रोज अब रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान देना और सेल्फ स्टडी खूब करनी है। ठीक है, दूसरा है आपका परागण तथा निषेचन में अंतर। परागण तथा निषेचन में अंतर 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में भी ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो परागण और निषेचन में अंतर। परागकोश में परागण के उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे परागकोश होते हैं, परागकोश से परागण के उसी प्रजाति के, उसी मतलब जाति के जो पुष्प होते हैं, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने वाली जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका निषेचन की तरफ। पहला पॉइंट है, अंड कोशिका से नर युग्मक संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं।
ठीक है, तो निषेचन है। अगर आप परागण में ये नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पौधों में परागण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परागण में इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अंतःक्रिया होती है। जो इसके फलस्वरूप पराग होती है स्त्री केसर अंतःक्रिया होती है। और निषेचन में क्या होती है, इसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, मतलब जायगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यह निषेचन पूर्व घटना होती है। क्या होती है? यह निषेचन पूर्व घटना होती है। यह स्वनिषेचन हो, यह क्या है? यह स्वनिषेचन। यह निषेचन पूर्व और यह स्वनिषेचन है। 4 पॉइंट है आपका कि वायु, जल, कीट, पक्षी आदि इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जो परागण है उसमें कौन कौन सहायता करता है? वायु करता है, जल, कीट, पक्षी और आदि इस प्रक्रिया की सहायता करता है। निषेचन हेतु युग्मक स्थानांतरण पराग नलिका करती है। क्या करती है? निषेचन में जो करती है वो कौन करती है? युग्मक स्थानांतरण पराग नलिका करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परागण और निषेचन में अंतर। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि परागण किसे कहते हैं, तो परागण किसे कहते हैं आप 1 नंबर में पूछा जाए तो आप यह भी लिख सकते हैं कि परागकोश से परागण के उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। उसके बाद आपका जो देखिए ये इसी का देखो 2 अंतर आ गए, स्वपरागण और परपरागण। इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कि स्वपरागण में क्या अंतर है और परपरागण स्वपरागण में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है। तो स्वपरागण क्या है? किसी पुष्प के पराग कोश में परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। इसे आसान भाषा में समझे कि जैसे कोई भी पुष्प है, पुष्प के परागण का उसी पुष्प मतलब वही पुष्प वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधों पर स्थित अन्य पुष्प के मतलब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। अब परागण में क्या है? परागण में है कि किसी पुष्प के परागण का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग आ गया, बस आपको यहाँ तक ही लिखना है। ये आप मत लिखिए, ये एक्स्ट्रा है, आप इतना मत लिखिए, बस आपको यहाँ तक लिख देना, बस सफिशिएंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका कि पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। जैसे पुष्प द्विलिंगी होते हैं, जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा एक ही पौधे पर होते हैं। जैसे द्विलिंगी होंगे तो अलग होंगे, जब एक लिंगी होंगे तो उसमें नर और मादा दोनों ही पुष्प के पौधे होते हैं, ठीक है। दूसरा है पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया पर परागण में कि पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। नर व मादा पुष्प क्या पे लगे होते हैं? अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। स्वपरागण में नर तथा मादा जनांग एक साथ परिपक्व होते हैं और पुष्प के नर व मादा जनांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसमें एक ही साथ परिपक्व होते हैं, इसमें अलग अलग परिपक्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट है आपका पुंकेसर व स्थितिकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं वो इस प्रकार स्थित होते हैं कि आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच सके, ठीक है। नर और मादा भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंचे। इस प्रकार वो स्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंचे। 5 पॉइंट है आपका पुष्प प्राय सुगंध रहित होते हैं, अनाकर्षित होते हैं, छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पुष्प प्राय वायु परागित पुष्पों को छोड़कर गंध युक्त आकर्षण बड़े अथवा यदि छोटे हैं तो पुष्प समूह तथा मकर युक्त होते हैं, ठीक है। मकरंद युक्त होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। इस वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक जरूर देखें। मैं आपके लिए रोज ही इंपॉर्टेंट लेके आती हूँ, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो को आपको रोज देखना है। रोज शाम 7:30 से 7 बजे आपको वीडियो 12th क्लास की अपलोड मिल जाएगी। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपको इस जो PDF हम आपको ये करा रहे हैं, अगर आप इसकी
पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको उस पर सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा के उस पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो, प्रॉब्लम, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 100% गारंटी के साथ कहते हैं, ये आपके 2025 में जरूर से जरूर ये पूछा जाएगा, ठीक है। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में अंतर। लघु बीजाणु क्या है? लघु बीजाणु पुंकेसर के परागकोश में विकसित होता है, इनका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है। देखिए बहुत ही इजी लिखा है इसमें कि लघु बीजाणु पुंकेसर परागकोश में विकसित होता है। पुंकेसर होता है उसमें, उसके परागकोश में ये विकसित होता है। उनके विकास परागकोश के चारों ओर होता है, मतलब चारों कोनों पर इसका विकास होता है। किसका होता है? लघु बीजाणु धानी का विकास होता है। उसके बाद गुरु बीजाणु धानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होता है। इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी है, इसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती। टेपिटम होती, टेपिटम भी आपसे टिप्पणी में पूछा जाए कि टेपिटम किसे कहते हैं, तो टेपिटम लघु बीजाणुधानी को भी बोल सकते हैं, तो किस मतलब लघु बीजाणुधानी में ही ये पाई जाती है। तो टेपिटम से घिरी होती, किससे घिरी होती? जो लघु बीजाणुधानी है चारों ओर बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर जो होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? टेपिटम से घेरे होते हैं। उसके बाद गुरु बीजाणुधानी बीजांड चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती। किससे घिरी होती? अंतः अध्यावरण से घिरी होती। अगर आपको यूपी बोर्ड में अंतर लिखना है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट, जैसे टेपिटा में ये देखो हाईलाइट कर दीजिए, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। जो भी आपको ब्लैक दिख रहा है, डार्क ब्लैक, तो इसको आप अगर यूपी बोर्ड में ब्लैक पेन से अलग से हाईलाइट कर देंगे तो यूपी बोर्ड में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि अनेक लघु बीजाणु मृत कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्यक लघु बीजाणु परागकोश बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा गुरु बीजाणुधानी में एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चारों अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। 3 नष्ट हो जाते हैं, मतलब 4 होते हैं उसमें से 3 आपके नष्ट हो जाते हैं और एक आपका गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका कि लघु बीजाणु परागकण, लघु बीजाणु को परागकण रेखीय चतुस्क टी आकार में अथवा क्रॉसित चतुस्क के रूप में व्यवस्थित होती है। जो किसके आकार में होती है? टी आकार के क्रॉसित और चतुस्क के रूप में व्यवस्थित होती है। यह आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये लॉन्ग में ही आपसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपसे ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 4 ही पॉइंट लिख देना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5 दे रखें तो आप इसमें 4 ही पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गुरु बीजाणु किसमें होते हैं? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। 5 पॉइंट है आपका लघु बीजाणु परागकोश के स्फुटम से मुक्त हो जाते हैं। पौधों के नर युग्मकोभिद होते हैं, इसमें नर युग्मक बनते हैं। गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनते हैं, यह मादा युग्मकोभिद कहलाता है। ये नर युग्मकोभिद कहलाता है, ये मादा युग्मकोभिद कहलाता है। इसमें मादा युग्मक अंड कोशिका बनता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपसे लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। लॉन्ग में मतलब 4 नंबर में लघु क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। उसके बाद है प्रिविडीन्स और प्यूरिन्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा में ये नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, प्रिविडीन्स और प्यूरिन्स। प्रिमिडीन्स ये कभी कभी ऐसे आपसे खाली टिप्पणी पूछ लेता है कि प्यूरिन्स क्या है और प्रिविडीन्स क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें जो प्रिविडीन्स होते हैं इसमें 6 होते हैं और प्यूरिन्स में होते हैं आपके 9 कार्बन परमाणु। इसके अणु में एक वलय होता है, इसके अणु में क्या होता है? एक वलय होता है, इसमें 2 वलय होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें 1 व 3 नंबर वाले नाइट्रोजन परमाणु होते, 1 व 3 नंबर वाले इसमें नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। इसमें 1, 3, 7 व 9 नंबर वाले नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। ये आपसे जरूर पूछा, ये आपके MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, ठीक है। कि
जो प्रोविडेंस है, ये आपसे 1 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, या तो आपके एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेगा कि प्रोविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। और प्यूरिन्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपके केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये जितने भी ये टॉपिक आपके बन रहे हैं, जैसे प्यूरि जे वाला सारे बायो के हैं, फट ये आपका केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जैव अणु चैप्टर है, उसमें ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला है आपका इसमें कि नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा में एन ग्लाइकोसिडिक बंध के अणु के संयोजक से बनता है। किससे बनता है? एन ग्लाइकोसिड बंध के अणु से संयोजन बनता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है? 5 फास्फो एस्टर बंध द्वारा फास्फेट अणु बनता है। इसमें एन से बनता है, इसमें 5 फास्फो एस्टर बंध से बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये क्षारीय स्वभाव के होता है। ये किससे होता है? ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं, ये अम्लीय स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं, ये अम्लीय स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या हैं? घटक हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, ये बायो में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। और जितने भी केमिस्ट्री में ये आपके जैव अणु में क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है आपके यूपी बोर्ड में। ये 2024 में पूछा गया था, 2 नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में अंतर। तो ये 2024 में पूछा गया था, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका है डीएनए और आरएनए में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए में अंतर। आपके 7 सेट पेपर बनते हैं, 7 सेट में से आपका एक सेट में 1 या 2 में तो ये आपका 100% गारंटी है। कभी कभी आपके 3 भी बन जाते हो, तो 3 सेट में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए डीएनए आरएनए में अंतर आपको याद ही होंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से करवा दें, क्योंकि हमने आपको डीएनए और आरएनए में अंतर की वीडियो डाल दी, जिसमें हमने अपने लैंग्वेज में लिखा, और ये आपको हम अपनी दूसरी लैंग्वेज बता रहे हैं। आपको जो याद हो वो पढ़ लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 को छोड़ के 16, 17, 18 छोड़ के 19 और 22, 23, और ये पूछा गया था 2024 में भी। ठीक है, 2024 में भी डीएनए आरएनए में अंतर पूछा गया था। जो हमने आपको पेपर डाला था बायो का 2024 में, उसमें आप मिला सकते हैं कि डीएनए आरएनए का अंतर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो डीएनए में पहले है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है। किससे बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और ये 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। प्रिविडीन बेस थायमीन पाया जाता है। इसमें थायमीन बेस क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है शर्करा इसमें तीसरा पॉइंट है इसमें डिओस की राइबो शर्करा पाई जाती है, और जो आरएनए है उसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। ये अधिक स्थायी होते हैं, ये अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट है आपका, ये कोशिका के समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन रखता है। ये आप खाली इतना ही लिख सकते हैं कि यह कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आप बस इतना लिख दीजिए, ये आप अलग मत लिखिए। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि ये कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और आरएनए में यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, नियमन रखता है। ये सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, और यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आप इसमें 2 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट आप इसी में से निकाल सकते हैं, ये कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और आरएनए में यह प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करता है। ठीक, और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, अलग से ही इसी में से निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या निकाल सकते हैं कि यह सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है, और इसमें यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ठीक, आनुवंशिक नहीं है। डीएनए में आनुवंशिक पाया जाता है, तो इसलिए डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये नहीं है। 6 पॉइंट है आपका कि यह मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्रों में पाया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो ये आपका खाली, अगर आपसे पहली बात तो ये लॉन्ग में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो ये 3 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, 4 नंबर में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको 2 से 3 पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद 7 है आपका, यह स्वयं द्विगुणित
होता है और डीएनए में अनुलेखन द्वारा बनता है। इसमें बस खाली इतना लिख लीजिए, ये मत लिखिए। ये स्वयं द्विगुणित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विगुणित होता है। ये डीएनए के अनुलेखन से बनता है। तो ये डीएनए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 नंबर में ये पूछा जाता है और आज की इस वीडियो में आपके कम से कम 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज़ सीरीज़ लेके आएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। तो ये भी पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको इस वीडियो में ये करा दिया। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स पर नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। ठीक है, और अतः ये न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु नहीं बनाते और ये न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु बनाते हैं। और इसमें क्या, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है और निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है। कोडिंग खंडों में नॉन कोडिंग अनुक्रम नहीं होता है। कोडिंग खंडों में नॉन अनुकोडिंग क्रम पाए जाते हैं। डीएनए अणु वृत्ताकार होता है और केंद्रीय डीएनए अणु रैखिक होता है। प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं और कोशिकीय द्रव्य में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। डीएनए एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है और गुणसूत्र की संख्या सदैव 1 से अधिक होती है। इसमें क्या होती है? इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है और इसमें क्या होती है? डीएनए एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है, तो इसलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको कम से कम 9 से 10 अंतर आपको इस वीडियो में कराएंगे। 9 से 10 अंतर आप पढ़ लेते हैं। इस अंतर में से आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन 9 से 10 अंतर पढ़ने के बाद आपका कोई भी अंतर नहीं पढ़ने होंगे। अंतर वाले क्वेश्चन आपके 9 से 10 ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इन 9 से 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अंतर वाले, तो बस इसके अलावा आपके अंतर वाले क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप वो पढ़ लेते हैं, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ये 3 नंबर में बायो में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने बायो वाले बच्चे हैं, जल्दी से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी को आप तैयार कर लीजिए। और जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और किसी पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और केमिस्ट्री में तो आपका 1 दिन का गैप और फिजिक्स में 2 दिन का गैप। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक चाहिए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, तो सब बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपके लिए वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका कि जब व्यक्ति के शरीर को अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इसी प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, और निष्क्रिय में क्या होता है? जब शरीर की रक्षा के लिए किसी भी अन्य जीव के शरीर से बनी प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहा गया इसमें? समझने की कोशिश। जब व्यक्ति के शरीर को अपनी कोशिकाएं रोगाणु लगने लगती हैं तो क्या प्रतिरक्षा पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। और इसमें क्या होता है? जब शरीर की रक्षा को किसी अन्य जीव के शरीर से बनी प्रतिरक्षा सीधे शरीर को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है और यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है और इसमें प्रभावशाली अनुक्रिय प्रदर्शित होने से अधिक समय लगता है। तो इसमें क्या है? ये तुरंत प्रभावशाली होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यह पूरे जीवन कार्य करती हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा, ये पूरे जीवन कार्य करती हैं। जैसे उदाहरण, मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा और इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। जैसे मानव में टिटनेस, रिवेंज आदि रोग में टीकाकरण प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, ये लास्ट आपका अंतर है। ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर को आपको 100% तैयार ही कर लेने हैं। आपको जो बताया जाए आप 100% उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको अच्छे से बायो में स्कोर करना 95+, अगर जो भी स्कोर करना चाहता है, वो जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं तो वो आपको तैयार ही कर लेना है। तो ये हम आपके जो 9 क्वेश्चन हमने आपको अंतर करवाएं, इनको आप तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन 9 अंतर के बाहर आपका कोई भी अंतर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ये जीवों की लंबी शीत
निद्रा होती। क्या होती है? जीवों की लंबी शीत निद्रा होती और यह लंबी ग्रीष्म निद्रा की परिचायक होती। क्या होती? लंबी ग्रीष्म निद्रा की परिचायक होती है। दूसरा है तापमान से बचाव हेतु यह कम समय में पलायन है और यह बहुत अधिक ताप या शुष्कता से बचाव हेतु समय से पलायन है। ठीक है। उसके बाद है इसमें प्रसूतावस्था में अपचायी क्रियाएं मंद हो जाती। क्या होती है? इसमें प्रसूप्ता व्यवस्थाएं अपचायी क्रिया मंद हो जाती हैं और इसमें प्रसुप्तावस्था में ही अपचायी क्रिया मंद रहती हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप उदाहरण लिख सकते हैं, मेढक, छिपकली, कुछ स्तनधारी जैसे ध्रुवीय भालू, और इसमें क्या होता है? उभयचर जैसे मेढक। ठीक है। तो ये था आपका शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। ये 9 अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। ये 9 अंतर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जो हम आपको इसमें से भी बता दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 में से भी हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें। पहला ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% गारंटी 2025 में किसी न किसी सेट में ये आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024-25 में ये किसी न किसी सेट में ये भी आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक। उसके बाद आपका ये है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। शीत निष्क्रियता, ये आपके जो इसमें 9 है, 9 में से आपके 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर किसी सेट में ही पूछे जाएंगे, किसी न किसी सेट में आपको मिल ही जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज़ ही वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें हम आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे और उस चैनल को आप शेयर भी कर दीजिए अपनी फ्रेंड के साथ। और इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी हेल्प करवाइए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।